ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में बड़ा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों 1000 करोड़ की कंपनी नहीं बना पाते हैं? क्यों अपने सारे सपने पूरे नहीं कर पाते हैं? उसका रीजन है क्योंकि तो मतलब यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर ब्रेन, एक्चुअली योर ब्रेन इज कंट्रोलिंग यू। नॉर्मल जो लोग होते हैं जिनके ब्रेन मसल से ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, जिनका कॉन्शियस या जिनका माइंड वीकर माइंड में बोलूंगा या मैच्योर नहीं बोलूंगा, वो लोग अपनी लाइफ में सिर्फ पैराग्लाइडिंग करते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं, डीप डाइविंग करते हैं। इनको डर नहीं लगता होगा? ब्रेन हमेशा नेक्स्ट फ्रेम में क्या होने वाला है वो प्रेडिक्ट करता है, और आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग कुछ मैंने बोल दिया तो आपके लिए वाव मोमेंट हो गया, क्या लाइन बोल दिया यार, मैं तो सोचा ही नहीं था ये बात। अगर मेरे ब्रेन में कुछ नेगेटिव बिलीफ आ गया है या डर बैठ गया है, फोबिया बैठ गया है, तो मैं उसको कैसे ठीक करूं? तो हमारा ब्रेन 24/7 जो सिग्नल दे रहा है वो एक ही सिग्नल दे रहा है कि तुम्हें बेटा जिंदा रहना है। हमारे ब्रेन में 3 चीजें हैं, ठीक है, और जब आपको ड्रीम दिखाने का वो सपना देगी तो एक दूसरी पर्सनालिटी जो हमेशा सामने आकर खड़ी हो जाएगी। आप कहोगे मुझे 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है, दूसरी पर्सनालिटी आएगी जिसका नाम है क्रिटिक, कहेगी तू करेगा साले, तेरे बाप ने किया आज तक। तो प्रोक्रास्टिनेशन को क्या हम साइंटिफिकली जड़ से खत्म कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबका फिर से स्वागत है आपका अपना विकास, योर ओन ग्रोथ। आज हम बात करने वाले हैं उस माइंडसेट को कैसे अचीव करें जिससे आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर जिंदगी जी सकें। आप अगर जॉब से बिजनेस में जाना चाहते हैं, किसी पुरानी हैबिट को ब्रेक करना चाहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी सब प्रॉब्लम्स का साइंटिफिक सॉल्यूशन चाहते हैं, ज्ञान के साथ विज्ञान चाहते हैं, टेक्निक सीखना चाहते हैं, तो आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर हिमांशु गौर सर। हमारी ऑडियंस मोस्टली माइंडसेट के ऊपर जानना चाहती है। माइंडसेट मतलब हमें कई बार चीजें कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग पता है कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अंत तंत होता वही है कि हम ना चाहते हुए गलती कर जाते हैं, ना चाहते हुए आलस कर जाते हैं, ना चाहते हुए चीज़ों को टाल देते हैं, जरूरी चीज़ों को टाल देते हैं। मुझे पता है सुबह 5 बजे उठना है, लेकिन मैं नहीं उठ पाऊंगा। मुझे मालूम है उससे पहले रात को जल्दी सोना है, लेकिन मैं जल्दी सो नहीं पाऊंगा। मुझे मालूम है कि मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे बदतमीजी नहीं करनी, एग्रेशन नहीं दिखाना, लेकिन ये सब चीज़ें मेरे यहाँ पर पता नहीं कहाँ पर स्टोर हैं। जब जब मैं चाहता हूँ कि गुस्सा ना करूँ, तब तब ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इनफैक्ट अगर आपने भी कभी नोट किया हो, जब आप किसी के साथ आर्गुमेंट में होते हैं, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ, और आपको अंदर से लग रहा है कि मैं अब इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा, चुप रहूंगा, लेकिन तब आप और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। क्या कभी आपने ऐसा नोट किया? डेफिनेटली ऐसा होता है, और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो इसको समझना पड़ेगा हमें ना, अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा कि कॉन्शियसली कोई बात जानने का मतलब ये नहीं है कि आपको वो बात आ गई है सबकॉन्शियसली, ठीक है। क्या जो व्यक्ति सिगरेट पीता है वो ये नहीं जानता कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए? ठीक है, बड़ा बड़ा लिखा है उस पे, इट इज इंजरियस टू हेल्थ। इवन कोई भी मूवी, शायद वो एक जो क्लिप आती है, ठीक है, गुटखा खाने वाली, उसको देखे बिना तो शुरू नहीं होती। सभी जानते हैं कि गुटखा खाना या टोबैको खाना इज इंजरियस टू हेल्थ, लेकिन जानने के बावजूद भी वो व्यक्ति अगले दिन फिर खा रहा है। एग्रीड, ठीक है। हर व्यक्ति ये जानता है कि सुबह जल्दी उठने से, जिम जाने से, वॉक करने से, फास्ट फूड ना खाने से, हेल्दी रहने से, फोन ज्यादा ना चलाने से, राइट, हम बेहतर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। लेकिन हम कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे। तो ऐसा क्यों है कि कोई बात कॉन्शियसली जानने के बावजूद भी आप उसको नहीं कर पा रहे? इसका मतलब तो ये है कि आप अपने दिमाग को ना कंट्रोल कर आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है। एग्रीड। तो मतलब यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर ब्रेन, एक्चुअली योर ब्रेन इज कंट्रोलिंग यू। और जब भी आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा तो उसके कंट्रोल करने के या डिसीजन लेने के या चॉइसेस करने के या चुनाव करने के 2-3 पैटर्न्स हैं, ठीक है। उसको अगर आप समझ लेंगे तो आप अपने दिमाग को समझ जाएंगे। सबसे पहला, ब्रेन जब भी कोई डिसीजन लेगा, उन सारे डिसीजन में एक चीज कॉमन होगी, और वो कॉमन होगी टू सेव द एनर्जी।
ब्रेन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ऊर्जा को बचाना। बचाना। ओके। तो कोई काम ना करने में तो कोई ऊर्जा नहीं है, लेकिन किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा है। बहुत ज्यादा ऊर्जा है। तो आप सुबह जब जल्दी उठते हैं, जिम जाते हैं, या कॉन्शियसली किसी भी काम को करने में आपकी ऊर्जा लगेगी। उदाहरण के तौर पर आप पैसेंजर की सीट पे बैठे हैं, आपको थकान कम होगी। आप कार चला के जाएंगे, थकान ज्यादा होगी। दिन में कार चलाएंगे, थकान कम होगी। वही कार आप रात को चलाएंगे अंधेरे में, तो आपको ज्यादा थकान होगी, क्योंकि आपका कॉन्शियस एनर्जी कार को चलाने में ज्यादा लगेगा नाइट में जब चलाओगे, क्योंकि आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि गाड़ी इधर से आ रही है, नहीं आ रही है, डीपर मारना है, नहीं मारना है। तो आपका ब्रेन का एक ही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? जहां से भी ऊर्जा बचे बचाओ। ठीक है। तो जब भी आपके जितने भी डिसीजंस होंगे, उन सारे डिसीजन में एक चीज कॉमन मिलेगी। क्या है? ऊर्जा बचाओ, ऊर्जा बचाओ, ऊर्जा बचाओ। और आपके ब्रेन की 20% ऊर्जा किसी भी डेटा को प्रोसेस करने में खर्च होती है। ओके। कॉन्शियसली जब आप किसी भी काम को करोगे तो योर ब्रेन कंज्यूम एटलीस्ट 20% ऑफ योर एनर्जी। तो वो 20% एनर्जी को बचाने के लिए दिमाग क्या करता है कि छोड़, लेट्स लीव इट। ठीक है। तो थिंग्स रिमेन इन रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगी, लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है। दूसरा ब्रेन का फिनोमिना है कि ब्रेन आपका हमेशा प्लेजर की तरफ जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो आपके डिसीजंस में ब्रेन किसकी तरफ जाएगा? प्लेजर। जहां प्लेजर नजर आएगा, जहां कंफर्ट नजर आएगा, जहां आराम नजर आएगा, ब्रेन बोलेगा ये सही है। वो तो सोने में आता है। सोने में आता है, सिगरेट पीने में आता है, अल्कोहल पीने में आता है, कुछ ना करने में आता है, खाली बैठने में आता है, फोन चलाने में आता है। तो हर वो काम जिसको करने में आपके ब्रेन को क्या मिल रहा है? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। तो वो कहेगा यार ये तो बढ़िया चीज है, इसमें तो मजा आ रहा है, चलो इसको करते हैं। तो ब्रेन, दूसरा पैटर्न है ब्रेन का कि वो प्लेजर की तरफ जाएगा। तीसरा ब्रेन का पैटर्न है कि वो पेन से दूर भागेगा। ओके। ठीक है। तो जिस भी चीज को करने में पेन है, मेहनत है, हार्ड वर्क है, लॉट्स ऑफ एनर्जी है, लॉट्स ऑफ एफर्ट है, लॉट्स ऑफ चैलेंजेस है, वो कहेगा बाद में करेंगे। वंडरफुल। राइट। तो आप देखिए कि हमारे जितने भी डिसीजंस हैं, हम उन डिसीजंस में दो ही चीज तो कर रहे हैं। हम प्लेजर की तरफ जा रहे हैं और पेन से दूर भाग रहे हैं। जिम जाने में पेन है, डंबल उठाना पड़ेगा, राइट, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फास्ट फूड छोड़ना पड़ेगा, हेल्दी डाइट खानी पड़ेगी। ये सब एक पेनफुल चीजें हैं। लेकिन ना जाने में क्या है? मजा है, आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। तो हमें ये समझना है कि जो लोग मैच्योर लोग होते हैं, जिन लोगों के मेंटल पैटर्न्स स्ट्रांग होते हैं, जिनका ब्रेन या न्यूरोप्लास्टिसिटी या ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं, वो लोग अपनी लाइफ में फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को ना देखने के बजाय वो सेकंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को देख पाते हैं। नॉर्मल जो लोग होते हैं, जिनके ब्रेन मसल से ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, जिनका कॉन्शियस या जिनका माइंड वीकर माइंड में बोलूंगा या मैच्योर नहीं बोलूंगा, वो लोग अपनी लाइफ में सिर्फ, और ये मेजॉरिटी 90% लोग होते ही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन के माध्यम से फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को ही देख पा रहे हैं। एंड व्हाट इज फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द सेकंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस? लेट्स टेक एन एग्जांपल। फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आपके ब्रेन का एक ही लॉजिक है, पेन को अवॉइड करना है और प्लेजर की तरफ जाना है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जिम का एग्जांपल लेते हैं। अब किसी व्यक्ति ने डिसाइड किया कि कल को सुबह 5 बजे उठना है, मुझे अब जिम जाना है, मुझे एक हेल्दी बॉडी बनानी है, या मुझे कल से स्मोकिंग नहीं करनी है, मुझे कल से गुटखा नहीं खाना है, या मुझे कल से फोन नहीं चलाना है। कोई भी XYZ उसने डिसाइड कर लिया। ठीक है। अब पहले लेवल पर क्या है? पहले लेवल पर है पेन। डंबल उठाना पेन है, गुटखा ना खाना पेन है, फोन छोड़ना पेन है, मेहनत करना पेन है, कोई पढ़ाई करना पेन है। हर जगह आपको क्या नजर आ रहा है? पेन पेन पेन। लेकिन सेकंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या है जो उसको ना करने से आपको मिलने वाला है? बाद में मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा। मतलब आप ये देख पाओ कि अभी अगर ये नहीं किया तो उसके नुकसान क्या है, और हाँ, अभी कर लिया तो उसके फायदे क्या हैं। दैट इज द सेकंड लेवल। सेकंड लेवल। तो सेकंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या है? प्लेजर है। प्लेजर है कि हाँ भाई मैं जिम जाऊंगा, मैं हेल्दी रहूंगा, तो आगे मुझे बीमारियां नहीं लगेंगी। लेकिन ये सेकंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपका ब्रेन नहीं देख पाता है। आपका ब्रेन सिर्फ क्या देख रहा है? अभी क्या मुझे
मिल रहा है। जितने भी लोगों के मेंटल पैटर्न्स स्ट्रांग होते हैं वो लोग सेकंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के प्लेजर को देख पाते हैं और उससे एसोसिएट करते हैं, और फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के पेन से अपने आप को एसोसिएट करते हैं। मतलब आप ब्रेन को, जैसे आपने बोला, सवाल हमारा था कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी बात कॉन्शियसली जान लेते हैं, उसके बावजूद भी उसको हम फिर भी गलत काम किए गलत जाते काम हैं। कर रहे हैं। बिल्कुल। वो इसलिए है क्योंकि आप अपने ब्रेन को ये नहीं बता पा रहे कि जो तुम अभी कर रहे हो इसके साथ क्या पेन एसोसिएटेड है। वो इंस्टेंट प्लेजर की तरफ चला वो गया। इंस्टेंट प्लेजर की तरफ जा रहा है। इंस्टेंट पेन से अपने आप को जब तक आप एसोसिएट नहीं करोगे, ब्रेन उसको अवॉइड नहीं करेगा। हाँ, मतलब द क्रक्स इज कि अगर आपने अभी जो होने हाँ। वाले इवेंट को अगर इंस्टेंट पेन के साथ Instant pain कनेक्ट से कर connect दिया कर तो दिया। आप उससे बाहर आ जाओगे। बाहर आ जाओगे, अगर उसमें इंस्टेंट प्लेजर देख लिया तो उसी में इंडल्ज रहोगे। इंडल्ज हो जाओगे। गॉट इट। लाइफ में हायर सक्सेस के लिए पहले गोल सेटिंग चाहिए। गोल सेटिंग कहाँ? सबकॉन्शियस माइंड में। लोग गलती करते हैं, उसे कॉन्शियस माइंड में करते हैं। कैसे सबकॉन्शियस माइंड में अपनी गोल सेटिंग करें, उसके लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत शानदार वर्कशॉप। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अभी जाकर उसे ज्वाइन करें और अपने गोल्स को सेट करें और हायर सक्सेस अचीव करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी आपने ना एक वर्ड यूज किया, ब्रेन पैटर्न्स। ये पैटर्न्स को मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूँ, क्योंकि ना अभी एक मैं रिसर्च भी पढ़ रहा था कि जितने भी लोग हैं जो हाई जंपिंग करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं, डीप डाइविंग करते हैं, इनको डर नहीं लगता होगा? लगता तो होगा। ऐसा क्या करते हैं कि उसी काम में जिसको करने में हम लोगों को डर लगता है और वो उसी काम में एंजॉय लेते हैं या उसी में अपना करियर बनाते हैं? तो ये पैटर्न्स ही हैं या कुछ और अलग है? क्योंकि नहीं, आई थिंक बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा। बिल्कुल ये पैटर्न्स ही हैं। एक्चुअली ह्यूमन स्पीशीज इकलौती ऐसी स्पीशीज है जिनके ब्रेन के अंदर पैटर्न्स होते हैं, ओके, राइट। और ह्यूमन स्पीशीज इकलौती ऐसी स्पीशीज है जिसका ब्रेन सेल्फ रीप्रोग्रामेबल है। अगर मैं बात करूं, हजारों साल हो गए, ठीक है। हमारी जो धरती है, हमारा जो यूनिवर्स है, वो 1400 करोड़ साल पुराना है। हमारा प्लैनेट अर्थ लगभग 450 करोड़ साल पुराना है और हमारे धरती पर जीवन लगभग 350 करोड़ साल पुराना है। तो इस 350 करोड़ साल के लाइफ स्पैन के अंदर अगर ह्यूमन स्पीशीज की हम बात करें तो आज हम बाकी अदर स्पीशीज को लीड कर रहे हैं। मतलब इंसान का ही रूल है बिल्कुल, प्लैनेट अर्थ पर, वर्चस्व हमारा ही है। वर्चस्व हमारा ही है। तो अगर हम देखें, डायनासोर्स भी थे, आज टाइगर्स भी हैं, एलिफेंट भी हैं। मतलब इंसान के पास ऐसी क्या चीज थी जिसके कारण वो लीड कर पा रहा है? क्या वो तेज भाग सकता है? क्या उसके जॉ टाइगर से ज्यादा मजबूत हैं? अगर टाइगर सामने खड़ा हो जाए और इंसान के पास सिर्फ एक चीज जिसके कारण वो लीड कर रहा है वो ना हो, तो इंसान आज मुझे लगता है लीड नहीं कर सकता था। एग्रीड। तो वो एक चीज क्या है जिसके कारण आज हम लीड कर पा रहे हैं, या हम जिंदा हैं, या हम सरवाइव कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे? वो चीज है हमारा ब्रेन। बाकी की स्पीशीज के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, फिक्स मॉड्यूल है, फिक्स पैटर्न्स हैं, ठीक है। वो सेल्फ रीप्रोग्रामेबल्स नहीं है कि वो खुद से अपने आप को कुछ हद तक लिमिट में कुछ स्पीशीज कर लेती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी नहीं एडवांस जितने एडवांस एज अ ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो हमारे ब्रेन में मॉड्यूल्स की बजाय क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग्स होती हैं। और हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन का एक मैं बोलूँगा प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आप तो जानते ही हैं बहुत अच्छे से। तो न्यूरॉन्स क्या है? एडाप्टिव इन नेचर हैं, वो चेंज हो सकते हैं, वो बदल सकते हैं और हम निरंतर अपने आप को बदलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, आज मैं जितना स्मार्ट हूँ उतने स्मार्ट मेरे फादर नहीं होंगे, और जो मेरी बेटी है अभी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में बॉर्न हुई है, वो जितनी एडवांस होगी उतना एडवांस हम नहीं होंगे। और अगली जो स्पीशीज आएगी वो जितनी एडवांस होगी, जितनी क्रिएटिव होगी, उतने क्रिएटिव हम नहीं हो सकते। मेरी मार्केटिंग टीम है, 21-21 साल के लड़के हैं, उनका जो क्रिएटिव माइंड काम करता है ना, वो मेरा नहीं कर सकता। लेकिन एक समय पे ऐसा था कि मेरा उन 21 साल की एज में ज्यादा क्रिएटिविटी होती थी, लेकिन अब शायद उतनी नहीं रही है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा ब्रेन हमेशा इम्प्रूव कर रहा है, हम बेहतर हो रहे हैं, हम हर बार डेवलप हो रहे हैं, हम नई नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने सवाल पूछा, ये जो पैटर्न्स की हम बात कर रहे हैं, या उनको डर नहीं लगता, या उनको ये नहीं होता, डर सबको लगता है, राइट। फियर सबके अंदर होता है, लेकिन जब वो प्रैक्टिस करते हैं और उनके अराउंड में जिस तरीके से चीज़ें होती हैं, ब्रेन उन्हीं पैटर्न्स को
अडॉप्ट कर adopt लेता है। कर जैसे ले। कि उदाहरण के तौर पर जब हम किसी नए घर में जाते हैं तो अनकंफर्टेबल लगता है, अरे यार कैसी जगह है, कैसा होगा, हम्म, मतलब यहाँ पे तो लोग कैसे होंगे, या नई जगह कैसी होगी, टेम्परेचर, वेदर, पड़ोसी अड़ोसी, बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन जब एक साल उस घर में रहने लगते हैं तो पता है क्या बोलते हैं, दुनिया की सबसे आरामदायक जगह अगर कोई है तो यही है। तो यही है, यही घर है। हमने अभी महसूस किया, हमने तो अभी 10 महीने पहले ही शिफ्ट किया है ना, हाँ। राजस्थान से जब शिफ्ट किया। कितना पहले स्टार्टिंग कितना डिफिकल्ट होगा यार, हम्म। कैसा होगा वहां पर, कैसी चीजें होंगी, तो अनसर्टेनिटी थी। लेकिन अब क्या लग रहा है, दुनिया की सबसे अगर अच्छी जगह है तो यही घर है। क्यों इंसान दुनिया में घूमने के बावजूद भी घर में आराम मिलता है उसको, कंफर्ट है वहाँ कंफर्ट है। 5 स्टार होटल में भी रुक जाए, मैं कह रहा हूँ 1 हफ्ता, लेकिन 1 हफ्ते बाद जब घर में आके वो बेड पर अपने लेटेगा ना, उसको वो जो प्लेजर मिलेगा वो कहीं दुनिया में मिल ही नहीं सकता उसको। क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर सबसे खूबसूरत बात है, एडाप्टिव इन नेचर है। वो सराउंडिंग से एडॉप्ट होने की कैपेबिलिटीज को रखता है, वो चीजों को एडॉप्ट कर लेगा बहुत जल्दी से। तो इनिशियल में जरूर फियर होगा, इनिशियल में हर व्यक्ति को डर होगा, हर ब्रेन के अंदर अनसर्टेनिटी, जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी उतना ज्यादा डर। ठीक है। तो और सर्टेनिटी कहां से आएगी? सर्टेनिटी आएगी जब आप उस चीज को फेस कर लोगे। जैसे कि स्टेज पर जाते हैं, डर लगता है, पहली बार में तो डर लगता है, लेकिन आप 1-2 बार चले गए तो डर खत्म हो गया, क्योंकि अनसर्टेनिटी खत्म हो गई। पहली बार फ्लाइट में बैठ रहे हैं, डर लगेगा। पहली बार ट्रेन में बैठ रहे हैं, डर लगेगा। पहली बार आप स्विमिंग कर रहे हैं, डर लगेगा, क्योंकि ब्रेन को पता नहीं है। ब्रेन हमेशा n+1 फ्रेम में चलता है। n+1 फ्रेम का मतलब है ब्रेन हमेशा नेक्स्ट फ्रेम में क्या होने वाला है वो प्रेडिक्ट करता है। ओके। हमेशा, अभी भी हम बैठे हैं, वो प्रेडिक्ट कर रहा है। आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मैं अगली लाइन क्या बोलूंगा, दर्शक प्रेडिक्ट कर रहे हैं मैं अगला पैराग्राफ क्या बोलूंगा। अगर वो लाइन आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आ गई तो बढ़िया है, और आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग कुछ मैंने बोल दिया तो आपके लिए वाव मोमेंट हो गया, क्या लाइन बोल दी यार, मैं तो सोचा ही नहीं था ये बात। मुझे इस पे ना एक रिसर्च याद आ गई, बिल्कुल सही कह रहे हो। साइकोलॉजी में एक रिसर्च भी हुई थी जिसको बोलते हैं PPT, प्रेडिक्ट प्रोसेसिंग ट्रेनिंग। तो उसका पर्पज ये था कि ब्रेन आपका खाली माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं है, हाँ। इनफैक्ट वो प्रेडिक्शन मशीन है। मशीन है, टोटली एग्री। तो वो प्रेडिक्ट करता है हमेशा। और अगर आपके ब्रेन के प्रेडिक्शन के अंदर अनसर्टेनिटी है, जितनी हाई अनसर्टेनिटी उतना ज्यादा वाव मोमेंट, उतना ज्यादा आपका फियर। अच्छा, ओके। भाई स्टेज पर जब कोई इंसान जाता है स्पीच देने के लिए, तो वो स्टेज नहीं देख रहा, वो देख रहा है कि मैंने स्पीच दी और अच्छी नहीं दी तो लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए जब कोई इनिशिएट कर रहा है या पॉडकास्ट के लिए इनिशिएट कर रहा है, तो वो ये नहीं देख रहा कि मैं शुरू करूंगा तो क्या शुरू करूंगा, वो ये देख रहा है कि अगर लोगों के कमेंट गलत आए तो, मेरी वीडियो नहीं चली तो, लोगों ने मजाक उड़ा दिया तो, रिलेटिव ने मजाक उड़ा दिया तो। इवन कॉकरोच को जब हम वॉल पर देखते हैं तो कॉकरोच से कितने लोग की आज तक मौत हुई है? कॉकरोच को काटने से या लिजर्ड के काटने से कोई मर गया? आज तक तो नहीं मरा कोई, लेकिन तब भी लिजर्ड से डर लगता है। नेक्स्ट लेवल का कॉकरोच से तो शायद घिन आती है, री- बहुत ज्यादा, मतलब इरिटेशन हो जाती है। इरिटेशन हो जाती है। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि वो कॉकरोच आप दीवार पे नहीं, वो आप अपने ऊपर देख रहे हैं अगले फ्रेम में कि मेरे ऊपर गिर गया तो ब्रेन अपने आप को सरवाइव करने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए प्रिडिक्शन करता है। 24/7 उसका प्रिडिक्शन चला है एवरी फ्रेम, ओके। ताकि वो प्रिपेयर्ड हो सके। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां पर तुरंत क्विक इंपल्सिव डिसीजन लेने हो तो वो ले सके, इसलिए वो अगले फ्रेम का सोच के चलता है। ओके, एग्रीड, Right? 100% एग्रीड। तो अगले फ्रेम में जितनी ज्यादा सर्टेनिटी होगी उतना आप मेंटली पीस फील करेंगे, यानी कि आप कॉन्शियस एफर्ट ज्यादा लगाते रहो। ज्यादा है। तो आप देखेंगे क्यों ऐसा होता है कि जब आप गुरुद्वारे जाते हो, टेम्पल जाते हो, मॉस्क जाते हो या इवन चर्च जाते हो, तो आपको एक सुख का अनुभव होता है, आपको एक काम का अनुभव होता है, रिलैक्सेशन का अनुभव। सिंपल एक ही चीज है वहां पर, लॉट्स ऑफ सर्टेनिटी। आपका ब्रेन प्रिडिक्शन करना बंद कर देता है, आपका ब्रेन अगले फ्रेम में कैलकुलेट करना बंद कर देता है, और आपको लगता है यस हाँ यार मेरे को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज सम पावरफुल सोर्स जो यूनिवर्स को चला रही है और वो मेरे फेवर में है, और आप एकदम काम महसूस करते हैं। इसलिए ही हम बिलीफ बनाते हैं, मान्यताएं बनाते हैं, भगवान का बिलीफ, सिचुएशन का बिलीफ। ये कॉन्सेप्ट बिलीफ का इंसान ने बनाई सर्टेनिटी के लिए। इंटरेस्टिंग। अभी मेरे को ना आपसे जब बात करें, जब आपने बोला ना कि अपना ब्रेन आपका इवॉल्व होता रहता है हमेशा, तो मुझे वो मूवी याद आ गई, आर्नोल्ड की थी, जिसके अंदर एक मर्करी मैन होता है जिसको गोली मारते थे, वो अपने आप ही उसका घाव भर जाता था। तो ऐसा वाला सीन हो गया कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा है तो, इनफैक्ट मैं अभी कुछ एक रिसर्च भी पढ़ रहा था, आप
जब फैमिली प्लानिंग करते हो तो आपका डीएनए, क्योंकि बार बार हर एक डेटा हर एक सेकंड में जो जितना भी इंफॉर्मेशन इसको स्टोर कर रहा है, तो उस स्टोर में अगर नेगेटिविटी ज्यादा है हाँ, या इस तरह के नेगेटिव बिलीफ ज्यादा belief है, ज्यादा है। तो आने वाली स्पीशीज यानी कि आने वाली जनरेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। टोटली एग्री, वंडरफुल। लेकिन सर इसमें ना 2-3 सवाल हैं, सर्टेनिटी पे ही है। मेरे एक मित्र हैं और उनके साथ कभी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन हवाई जहाज में जाना है, फ्लाइट में जाना है, उनकी जान निकल जाती है, लोग तरसते हैं, वो हाथ जोड़ के कैंसिल कर, भाई ट्रेन से भेज दे। ये हालात, तो ये क्या है? और इसको अगर ठीक करना हो तो अब मैं चाहूंगा हमें टेक्निक भी बताइए कि अगर मेरे ब्रेन में कुछ नेगेटिव बिलीफ आ गया है या डर बैठ गया है, फोबिया बैठ गया है, तो मैं इसको कैसे ठीक करूं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे डीएनए का, हमारे जीन्स का और इवन हमारे ब्रेन का एक ही काम है। वो काम है ह्यूमन स्पीशीज को जिंदा रखना। चाहे वॉल्केनो आ जाए, कोविड-19 आ जाए, या वर्ल्ड वॉर हो जाए, या कोई प्लेग आ जाए, कोई ऐसी बीमारी आ जाए, महामारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, एक ही काम है कि कैसे जीन रिप्लिकेट हो, कैसे जीन्स आगे बढ़े और कैसे ह्यूमन स्पीशीज इस प्लेनेट अर्थ पर जिंदा रहे। और ये सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज का ही रोल नहीं है, मतलब ह्यूमन जीन्स का ही नहीं है, जितनी भी स्पीशीज हमारे इस धरती पर मौजूद हैं, हर किसी का एक ही एजेंडा है कि अपनी स्पीशीज को कैसे बचा के रखना है, कैसे आगे रिप्लिकेट होना है, कैसे आगे मल्टीप्लाई होना है और कैसे आगे सरवाइव करना है। तो हमारा ब्रेन 24/7 जो सिग्नल दे रहा है वो एक ही सिग्नल दे रहा है कि तुम्हें बेटा जिंदा रहना है, तुम्हें जिंदा रहना है और तुम्हें आगे अपने ह्यूमन जीन्स को आगे लेकर जाना है, उसको और बेहतर करना है। तो जब हमें ऊंचाई से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, पानी से डर लगता है, तो हमारे अंदर ये फियर क्यों आता है? ये फियर हमें इसलिए आता है क्योंकि ब्रेन नहीं चाहता कि आप कोई खामखा ऐसा पंगा ले लें जिससे आपका ह्यूमन जीन या तुम खत्म हो जाओ। तो ब्रेन का एक ही काम है, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? ब्रेन की। ब्रेन की है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे चोट लगती है, कट लगता है, हमें दर्द होता है। अगर ये दर्द का कॉन्सेप्ट ना हो तो हमें पता ही नहीं लगेगा, पता ही नहीं चलेगा, आप इग्नोर कर दोगे, मर जाओगे। तो पेन क्यों दिया गया है? पेन इसलिए दिया गया है ताकि आप उस पर ध्यान दें। ब्रेकिंग सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम है आपका ध्यान देने, आपके अटेंशन लेने का जरिया है। तो ये जो फियर या फोबियाज आपके अंदर क्रिएट होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि ब्रेन, मतलब आप कोई ऐसा कदम ना उठा लें, छत पर ना चले जाएं, ऐसे कोई स्टंट करने ना लग जाएं जिससे आपकी जान चली जाए। और हालांकि बहुत सारे स्टंट करते हैं लोग। वो क्यों कर पाते हैं स्टंट? क्योंकि वो उस सर्वाइवल मोड से आगे निकल चुके होते हैं। वो ब्रेन को बता चुके हैं ऑल इज वेल। वो ब्रेन को बता चुके होते हैं कि डरने की बात नहीं है, एवरीथिंग इज इन माय कंट्रोल। ठीक है। तो हमारे ब्रेन की 3 पर्सनालिटी हैं। कैसे इसको टैकल करना है वो मैं बता रहा हूँ। इस टेक्निक का नाम है, एनएलपी की पेड टेक्निक है, ठीक है। इसका नाम है वॉल्ट डिज्नी एक्सरसाइज। वॉल्ट डिज्नी एक्सरसाइज, ओके, ठीक है। इसको वॉल्ट डिज्नी किया करते थे। हमारे ब्रेन में 3 चीजें हैं, ठीक है। पहला हो गया हमारी ड्रीमर पर्सनालिटी। ओके, ड्रीमर पर्सनालिटी का काम है सपने लेना, ठीक है। ये कहेगा तो इस जिंदगी में कुछ करने के लिए आया है क्या? घर पे बैठा है, कुछ कर जीवन में। देख पड़ोसी के घर में गाड़ी आ गई, अड़ोसी ने ये कर लिया, ठीक है। बचपन से ही आप देखिए, हम हमेशा नंबर 1 आने की बात करेंगे। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए। मतलब कौन ही शायद ऐसा होगा जो बोले जी मेरे अंदर ड्रीम्स नहीं है। एवरीबडी इज हैविंग सम ड्रीम्स। उसके पास में कुछ ड्रीम्स हैं जो उसको लाइफ में अचीव करने हैं। तो हम सबके ड्रीम होते हैं। तो इस पर्सनालिटी को हमने कहा ड्रीमर पर्सनालिटी, जो आपको कहेगी कि तुम्हें कुछ करना है। लेकिन ड्रीमर पर्सनालिटी आपके विजुअल में है, और जब आपको ड्रीम दिखाने का वो सपना देगी तो एक दूसरी पर्सनालिटी जो हमेशा सामने आकर खड़ी हो जाएगी, ठीक है। आप कहोगे मुझे 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है। दूसरी पर्सनालिटी आएगी जिसका नाम है क्रिटिक, कहेगी तू करेगा साले, तेरे बाप ने किया है आज तक? 1 करोड़ रुपए महीना तेरे दादा ने किया है आज तक? किसी ने किया ही नहीं, तू कहां से कर लेगा? तो ये क्रिटिक पर्सनालिटी का काम है आपके सामने आकर सवाल फेंक देना, क्वेश्चन मार्क पुटअप कर देना। तो जितने भी ऑडियंस है उन्होंने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब कोई एक्सेप्शनल आउट
ऑफ द बॉक्स ड्रीम आप लेते हो तो आपके मन में डाउट्स आने लगते हैं। मैंने वो अपने कई मूवीज में देखा है। मैं एक्चुअली मूवीज देख के बड़ा इंस्पायर होता हूँ। हाँ। यहाँ पे एक काले वाला बैठ जाता है जिसके ऐसे वो निकले हुए सींग निकले हुए हैं, वो कुछ अलग बता रहा है। हाँ। यहाँ एक सफेद वाला सफेद बैठ वाला जाता है और वो अलग बात कर रहा है। वो तो मुझे अलग लगता है वैसी बात, ये ड्रीमर हाँ। पर्सनैलिटी हुआ, ये क्रिटिक हो गया। क्रिटिक हो गया, ठीक है। ठीक है। क्रिटिक क्या है? क्रिटिक आपके अंदर की वो आवाज है जो आपको रोकने का काम करती है। ये कहती है तेरी तो कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तू तो गांव से बिलोंग करता है, तेरे पास तो पैसे भी नहीं है, कहाँ से करेगा तू बड़ा बिजनेस, कहाँ से जाएगा तू शार्क टैंक के अंदर, बिजनेस आइडिया तो है तेरे पास लेकिन तुझे लोन कौन देगा। तो ये वो आवाज है जो आपको अंदर रोकने का काम करती है। और तीसरी आती है जी डूअर। डूअर है आपकी बॉडी, आपके सेल्स जो एक्शन लेती है। समझना बहुत जरूरी है, ड्रीमर का काम है सपने दिखाना, डूअर का काम है एक्शन लेना। ओके। क्रिटिक का काम है क्वेश्चंस पुटअप करना। डूअर कभी भी एक्शन नहीं लेगा जब तक क्रिटिक की परमिशन नहीं होगी। ओके। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में बड़ा क्यों नहीं कर पाते हैं? मतलब क्यों 1000 करोड़ की कंपनी नहीं बना पाते हैं, क्यों अपने सारे सपने पूरे नहीं कर पाते हैं? उसका रीजन है क्योंकि उनका क्रिटिक उनके ऊपर हावी है। वो ड्रीमर की नहीं, वो क्रिटिक की सुनते हैं। जिसको अपने नॉर्मल भाषा में बिलीफ कह देते हैं कि आपके बिलीफ ही आपको अलाउ नहीं कर रही, या आपका खुद का जो कॉन्शियस ब्रेन है, आपकी इनर वॉइस, इंटरनल वॉइस, इंटरनल सेल्फ टॉक आपकी बहुत ज्यादा बोल सकते हैं डाउटफुल रहती है, क्वेश्चन मार्क में रहती है, डिलीमा में रहती है, कंफ्यूजन में रहती है। हमेशा आप सोचते हो नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, लो कॉन्फिडेंस रहना, ठीक है। जैसे कि कुछ आवाजें बता देता हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, ये क्रिटिक की आवाज है। आई डोंट हैव रिसोर्स, आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश। अब कुछ लोग हैं जिनकी बिलीफ में ये पड़ा हुआ है, बिल्कुल से आपने कहा कि भाई मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो हमेशा हर जगह उसको रोकने का काम करेगी। आई एम नॉट गुड इन सेल्स, ये बहुत, मैं गुड सेल्स में अच्छा नहीं हूँ, हाँ। मैं मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, लोग मुझसे जुड़ते नहीं हैं, लोग मुझसे जुड़ते मुझसे नहीं हैं, चीट करके चले जाते हैं, ये सारे बिलीफ। हाँ, तो ठीक ये है। कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस में इम्पैक्ट करेंगे और आपके जितने भी फैसले हैं उसमें इम्पैक्ट करेंगे। मैं बहुत सरल उदाहरण से समझाता हूँ, मूवी का एग्जांपल लेके। DDLJ मूवी देखी हमने, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो इसमें 3 मेन रोल हैं। पहला है शाहरुख खान, दूसरा है काजोल और तीसरा है अमरीश पुरी। शाहरुख खान इज ड्रीमर। ओके। क्या ड्रीम लिया इन्होंने? मुझे इस लड़की से शादी करनी है। काजोल हो गई डूअर, ठीक है। एक्शन किसको लेना है? काजल को लेना है कि मैं करूंगी कि नहीं करूंगी। ये हो गया अमरीश पुरी जी क्रिटिक। मेरे टेस्ट में पास होके दिखाओ। क्रिटिक की जब तक परमिशन नहीं मिलेगी डूअर हानि गएगा। अच्छा एग्जांपल। क्रिटिक की जब तक परमिशन नहीं मिलेगी डूअर हाँ नहीं कहेगा। पूरी मूवी में शाहरुख खान ने क्या किया है? सिर्फ उसको इम्प्रेस करने की कोशिश की है, क्रिटिक को कन्विंस कर रहा है कि भाई साहब मैं इसका ख्याल रखूंगा, मेरे को भरोसा करो, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं बिगड़ा लड़का नहीं हूँ, मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं ये करता हूँ। और एंड में आकर पूरी मूवी में पूरा इतना जद्दोजहद करने के बाद एंड में क्रिटिक सेटिस्फाइड होता और कहता है जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो जब तक आप अपने क्रिटिक को लॉजिकली सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, उसके सवालों के आंसर्स आप नहीं देंगे, आप कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। ऊपरी तौर पर तो आप कह देंगे मेरे को 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है, लेकिन डीप बिलीफ में डीप इंटरनल क्रिटिक आपको बोल रहा है तू नहीं कर पाएगा भाई, तेरे बस की नहीं है। तो इसलिए हम ज्यादा बड़ा कर नहीं पाते हैं। क्रिटिक, अब आपका सवाल ये भी हो सकता है सर, पहले मैं वो जानना चाहूंगा जो आपने वॉल्ट डिज्नी टेक्निक की बात करी। हाँ, तो फिर वो क्या है टेक्निक? हाँ, टेक्निक में बता देता हूँ। वॉल्ट डिज्नी जो थे वो जब भी अपना कोई ड्रीम लेते थे तो ड्रीमर, क्रिटिक और डूअर वो क्या करते थे, अपने क्रिटिक को शट डाउन करते थे, इन तीनों को मिलाते थे। ओके। कैसे मिलाते थे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं उदाहरण से समझाता हूँ, हालांकि वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको करवाने में, लेकिन मैं थ्योरेटिकली बताता हूँ कैसे आप इसको कर सकते हैं। पहले आप क्या करिए, आप एक सर्किल में खड़े होइए, ठीक है। आप आंख बंद करिए, इमेजिन करिए एक सर्किल है और वो सर्किल है सर्किल ऑफ ड्रीमर का, और अपने आप से ये पूछिए कि वो आपसे क्या कह रहा है। आपका ड्रीमर पर्सनालिटी आपसे क्या कम्युनिकेट कर रहा है कि तुझे क्या चाहिए जिंदगी में, उसको सुनिए। वो कह रहा है तेरे को नाम चाहिए, तेरे को फेम चाहिए, तेरे को पैसा चाहिए, तेरे को दौलत चाहिए, तेरे को अच्छी रिश्ते चाहिए, तेरे को अच्छी सेहत चाहिए, क्या चाहिए उसकी सुनिए।
ठीक है, अब क्या करिए, आंख खोल के आप उसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं क्या क्या उसने कहा। फिर आप दोबारा से आंख बंद करिए, एक कदम आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाने के बाद इमेजिन करिए कि आप सर्किल ऑफ क्रिटिक में खड़े हैं। ओके। ठीक है, एक कदम आगे बढ़ाया, सर्किल ऑफ क्रिटिक है जहां पर आप खड़े हैं, और जैसे ही आप सर्किल ऑफ क्रिटिक में गए हैं, आपकी क्रिटिक पर्सनालिटी एक्टिवेट हो गई है। अब इस क्रिटिक से कहिए कि मैं भी ड्रीमर के पास था, ड्रीमर ने मेरे को ये कहा है पूरा करने के लिए। आपको कोई इसमें ऑब्जेक्शन है क्या? अब क्रिटिक कहेगा हाँ मुझे ये ऑब्जेक्शन है। तूने तो पहले भी सपना लिया था ना, क्या हुआ उसका? पहला जो स्टार्टअप किया था वो तो तूने बीच में छोड़ दिया, अब तूने फिर से स्टार्टअप उठा लिया है, क्या गारंटी है तू उसको पूरा करेगा? मुझे इस बात का आंसर दे। तो अब क्रिटिक के सवालों को आप सुनिए कि वो क्या क्या ऑब्जेक्शन आपको दे रहा है। आपको अगर आंसर मिल जाए, अपनी आंखें खोलें, नोटबुक उठाएं और उस क्वेश्चंस को लिखें क्रिटिक जो आपसे कह रहा है। अब आपको फिर से अपनी आंखें बंद करनी है और इमेजिन करना है कि आप क्रिटिक के सर्किल से निकलकर आप डूअर के सर्किल में जा रहे हैं, और डूअर के सर्किल में जाकर आप कह रहे हैं कि जी ड्रीमर ने ये सपना दिया था, क्रिटिक के ये सवाल हैं, अब आप मुझे बताओ मैं उसको क्या आंसर दूं जिससे क्रिटिक मेरे को साइन कर दे दे, एनओसी दे दे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दे। बिना एनओसी के डूअर एक्शन नहीं लेगा, क्रिटिक की मोहर चाहिए। अब डूअर कह रहा है उसको जाके बोल कि मैंने पिछली बार जो एक्शन लिए थे, पिछली बार जो सपने लिए थे, मैं भले ही पूरा नहीं कर पाया, मुझे लर्निंग बहुत मिली है, लेकिन इस बार मुझे विश्वास है कि जो पहले मैंने सीखा है उससे लर्निंग लेके इस बार मैं उसको बेहतर करूंगा, ये उसको जाकर कहे। अब आप पीछे मुड़िए, अगला कदम बढ़ाइए, क्रिटिक के सर्किल में जाइए और उसको जाके कहिए कि डूअर ने ये कहा है तो प्लीज तुम मान जाओ। अब दो चीज होंगी, या तो क्रिटिक मानेगा या नहीं मानेगा। नहीं मानेगा तो फिर से डूअर के पास जाइए, फिर उसको बताइए कि वो तो नहीं माना, फिर क्रिटिक के पास जाइए, और अगर क्रिटिक मान जाए तो उसको थैंक यू बोलिए, जादू की झप्पी दीजिए, उसका सिग्नेचर लीजिए और डूअर को जाके सबमिट कर दीजिए। इससे आपके बिलीफ पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे, इससे आपका क्रिटिक शांत हो जाएगा। और ये वॉल्ट डिज्नी खुद करते थे। करते थे, मतलब जिन्होंने कुछ भी उखाड़ा है, हाँ, तो उनके पास कुछ तो एक्स्ट्रा दिमाग कुछ था, तो एक्स्ट्रा चीज थी, कुछ तो एक्स्ट्रा टेक्निक थी जिससे वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने। क्रिटिक नेचर ने आपके अंदर क्यों दिया है इसको समझना पड़ेगा। क्रिटिक आपके अगेंस्ट के लिए नहीं, आपको रोकने के लिए नहीं है। क्रिटिक है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर मानिए क्रिटिक नहीं होता, दो ही चीजें होती हैं, खाली ड्रीमर और डूअर। सपना लो, एक्शन करो और अचीव कर लो, दिक्कत ही खत्म। नहीं तो वैसा ही है जैसे गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं तो गाड़ी चलेगी भी नहीं। तो गाड़ी में ब्रेक इसलिए ताकि आप सेफ्टी से चलाएं, जहां जरूरत हो वहां लगाएं। लेकिन हमने क्या किया, क्रिटिक वाले ब्रेक पर खड़े हो गए हैं, तो रेस पे रेस दिए जा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल। तो क्रिटिक है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कि आप कोई ऐसा, बिल्कुल गाड़ी में एक्सीलरेटर दे दिया तो आप दबा तो रहे हैं, लेकिन सामने आएगा तो रोकना भी तो पड़ेगा ना। तो क्रिटिक आपको है प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई आप ऐसा सपना ले लिए, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का सपना ले लिए, पूरा हुआ नहीं, तो सपना लेते हो पूरा नहीं होता तो पहला आपका मोराल टूटता है, आपको हर्ट होता है, आपको पेन होता है, और इवन लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो नेचर नहीं चाहता कि आपको हर्ट हो, इसलिए क्रिटिकल ब्रेन दिया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूँगा करके देखना। लेकिन इससे सवाल मेरा अभी भी थोड़ा सा अनआंसर्ड रह गया है। मेरा सवाल था, जो मेरे फ्रेंड हैं, हाँ, जो फ्लाइट में जाने से डरते हैं, तो वो क्या करें, वो उसको कैसे सॉल्व करें कि वो अब उनको डर ना लगे? क्रिटिक को शांत करें अपने। अच्छा, वो इसी प्रोसेस से सर। क्रिटिक उनको अलाउ नहीं कर रहा। क्रिटिक उनका क्या कह रहा है कि नहीं भाई साहब, तू जाएगा तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तू जाएगा तेरा प्लेन क्रैश हो जाएगा। उसके सवाल हैं और वो जायज सवाल हैं, तो उसको वापस से मतलब वही प्रोसेस करना डूअर पड़ेगा। जाके क्या कहेगा कि नहीं, मैं तेरे को गारंटी देता हूं, दुनिया का सबसे सेफेस्ट ट्रैवल मोड जो है वो एरोप्लेन है। एरोप्लेन में जितने लोगों की क्रैश में डेथ हुई है, उससे कहीं गुना ज्यादा डेथ कार एक्सीडेंट में हुई है। बिल्कुल एग्री। लोगों को लगता है कि प्लेन हाई रिस्की है, बट मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो प्लेन का क्रैश न्यूज में आता है, इसलिए साइकोलॉजिकल लेवल पर हमें लगता है कि वो ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। रोड पर जो एक्सीडेंट है वो इतने सारे होते हैं कि न्यूज में नहीं आते, लेकिन वो ज्यादा खतरनाक है।
तो आपके ब्रेन को एक्चुअली में ये लग रहा है कि प्लेन में जाना इज लाइक रिस्की थिंग, क्रिटिक हाईली एक्टिव है, वो शट डाउन हो गया, ब्रेन को कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि हमें अपने कॉन्शियस ब्रेन को या सबकॉन्शियस ब्रेन को हम कैसे फीड करें और अपने प्रोकास्टिनेशन से बाहर लेके आए उसे, कि मुझे आपने एक एक्टिविटी बता दी कि कैसे अपने डर को खत्म करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्शन ना लेना, उसकी वजह से स्ट्रेस आता है। एक्शन लेने से नहीं आता, लेकिन एक्शन ले ही नहीं पाते हैं। जब आप बोल रहे हो कि स्टेज पे जाने से डर लगता है, लेकिन वो डर इतना हावी हो जाता है कि हम जा ही नहीं पाते कई बार। या मुझे पता है कि मुझे डेली एक्सरसाइज करनी है, तो ये प्रोकास्टिनेशन की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर इम्पैक्ट आता है। तो प्रोकास्टिनेशन को क्या हम साइंटिफिकली जड़ से खत्म कर सकते हैं? डेफिनेटली आप प्रोकास्टिनेशन को साइंटिफिकली खत्म कर सकते हैं। पहला तो मैंने बताया कि देयर इज अ वन वेरी वेरी इफेक्टिव वे कि एसोसिएट योर सेल्फ विद द प्लेजर एंड एसोसिएट योर सेल्फ विद द पेन। मतलब अभी जो है उसमें क्या प्लेजर मिलेगा, या ये करने से मुझे क्या प्लेजर मिलेगा, और ना करने से मुझे क्या पेन मिलेगा। देयर आर फ्यू रीजन व्हाई वी प्रोकास्टिनेट। सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। जब किसी भी काम में ना आपका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होगा, आप उसको प्रोकास्टिनेट कर दोगे। बोलेगे यार मेरा क्या फायदा, मेरा तो कोई फायदा ही नहीं है ना, मैं क्यों करूंगा जाके, मैं क्यों जाऊंगा। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है, आप इसको सेल्फिशनेस बोल सकते हैं, लेकिन ये एब्सोल्युटली फैक्ट है कि आप हर उस काम को प्रोकास्टिनेट कर देंगे जिसमें आपका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होगा। तो अगर आप कोई भी काम को करना चाहते हैं, देन यू हैव टू क्रिएट द सेल्फ इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर वर्क। सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको प्रोकास्टिनेट करेंगे। तो कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट आप उसके अंदर क्रिएट करिए अगर आप प्रोकास्टिनेट नहीं करना चाहते। दूसरा रीजन, व्हेन द टास्क इज बोरिंग। अगर कोई टास्क है और वो बोरिंग है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, बिजली का बिल जमा करना एक बोरिंग टास्क है, सब्जी लाना एक बोरिंग टास्क है। मतलब ऐसे घर के बहुत सारे काम होते हैं जो बहुत बोरिंग होते हैं, उसको करने में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, फिक्स पैटर्न्स हैं। तो आप उस काम को कहते हैं यार बाद में कर लेंगे, कुछ इसमें अर्जेंसी वाली चीज नहीं है। तो आप हर उस काम को प्रोकास्टिनेट करेंगे जो काम जिसमें मजा नहीं है, बोरिंग है। तीसरा रीजन है व्हेन द टास्क इज एम्बिग्यूटी। मतलब टास्क अगर अनसर्टेन है या टास्क के अंदर क्लैरिटी नहीं है, आप उसको प्रोकास्टिनेट कर दोगे। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, फॉर श्योरिटी नहीं है, रिजल्ट की फॉर श्योरिटी नहीं है कि भाई मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये मिलेगा ही मिलेगा। इस बात की अगर श्योरिटी नहीं है तो आप उस काम को नहीं करेंगे कि भाई यार मानो मैंने मेहनत लगाई भी, मैंने काम किया भी, और कल नहीं चला तो क्या फायदा। लेकिन वो तो करने से ही पता लगेगा ना। जैसे मुझे पता है कोर्स शूट करना है, या किसी को वीडियो शुरू करना है, अपना वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करना है, या उसको पता है कि मुझे पैसिव इनकम के लिए काम करना है, फिर भी वो टाल रहा है। जो बिल्कुल सही है, लेकिन यही तो डिफरेंशिएट करता है सफल और असफल लोगों में। तो जो स्ट्रांग माइंडसेट के लोग होते हैं या जो सफल लोग होते हैं, वो इस माइंडसेट से प्रोकास्टिनेट नहीं करेंगे कि वो तो करने से पता चलेगा। लेकिन जो प्रोकास्टिनेटर है, प्रोकास्टिनेटर कौन है? प्रोकास्टिनेटर वो व्यक्ति नहीं है जिसने कभी एक काम को प्रोकास्टिनेट कर दिया। मानो एक व्यक्ति है मानो आज हमारा पॉडकास्ट था, आपने 11:30 का टाइम दिया, मैं 11:30 आ गया, ठीक है, लेकिन मैं 11:30 की जगह 12:30 आता। चलो ठीक है, आप बोलते हो सकता है लेट हो गया हो। अब फिर आगे कोई हमारी मीटिंग फिक्स हुई, आपने टाइम दिया, मैं फिर से 1 घंटा लेट आया, आपके फिर मीटिंग हुई, फिर से मैं 1 घंटा लेट आया। तो अब हुआ क्या, स्लोली आपकी आइडेंटिटी में मेरी एक आइडेंटिटी बनेगी, और वो आइडेंटिटी बनेगी कि यार ये व्यक्ति पंचुअल नहीं है, ये लेट ही आता है, ये प्रोकास्टिनेटर, ये टाइम पे ले आता ही नहीं। तो होगा क्या कि वो पर्सनालिटी जो बिहेवियर के तौर पर आप सामने वाले को दिखा रहे थे, अब वो आपकी आइडेंटिटी के अंदर बननी चालू हो जाएगी। तो अब आप एज अ प्रोकास्टिनेटर की आइडेंटिटी के साथ जीवन को जीने लगोगे। और आइडेंटिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मैं कहता हूं व्हाट इनसाइड यू इज आउटसाइड यू। जो आपके अंदर है वही आपके बाहर है। तो अगर आपके अंदर प्रोकास्टिनेशन है तो वही बाहर दिख रहा है। ठीक है, दिक्कत तब होती है जब वो आपकी आइडेंटिटी के अंदर बैठ चुका है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लेजीनेस एंड द प्रोकास्टिनेशन। ओके, दो अलग अलग वर्ड है, एक है लेजीनेस, एक है प्रोकास्टिनेशन। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि जो व्यक्ति लेजी है
वो व्यक्ति काम को करना ही नहीं चाहता। ठीक है। ठीक है जी। मेरे को सुबह जल्दी उठना ही नहीं है, मैंने अलार्म लगाया ही नहीं। मैं 8 बजे उठ रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, मैं आराम से उठ रहा हूँ, क्योंकि मैंने अलार्म ही नहीं लगाया ना। प्रोक्रास्टिनेटर कौन है? जिसने अलार्म भी लगाया, रात को ये सोचकर भी सोया कि कल मैं जिम जाऊंगा, और बजने के बाद उठा भी नहीं। अच्छा, जिसकी इच्छा है लेकिन फिर भी टाल रहा फिर भी टाल रहा है। ठीक है। तो लेजीनेस वाला तो सॉर्ट आउट है, वो तो मस्त है, उसको तो दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ये क्लैरिटी ले लो भी, आप कौन से वाले हो? कौन से वाले हो आप? प्रोक्रास्टिनेटर हो, लेजीनेस वाले हो? तो लेजीनेस वाला तो सॉर्ट आउट है भाई, आपको तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आप का ब्रेन आपको पनिश नहीं करेगा, क्योंकि आपने टास्क लिया ही नहीं है, तो गिल्ट नहीं आएगी। ब्रेन कैसे पनिश करता है? गिल्ट। प्रोक्रास्टिनेटर वाले को गिल्ट आती है। हाँ, एग्रीड। ठीक है, वो अपने आप को कोसेगा, साले तूने कल भी सोचा था, फीस जमा करके आ गया है 3 महीने की, जाता तू है नहीं। ठीक है, घर वाले और कोसेंगे, तो वो अपने गिल्ट में जीना शुरू कर देगा। गिल्ट हल्के हल्के बड़ी होती चली जाएगी, फिर गिल्ट आइडेंटिटी बन जाएगी, फिर आइडेंटिटी के साथ आप जीना शुरू कर दोगे। अब एक वो आपका प्रोक्रास्टिनेशन का इंसिडेंस जो जिम को लेकर था, बहुत छोटी सी चीज थी, वो प्रोक्रास्टिनेशन की आइडेंटिटी आपके अंदर बैठ गई। अब जीवन में जितने भी फैसले आप लोगे, वो सब में इम्पैक्ट करेगी। तो इसका मतलब फिर ऐसे डिसीजन मत लें फिर, या लें तो बुरा करें। इसका सिंपल सा फंडा है, डोंट ईट दी फुल एलिफेंट इन अ सिंगल टाइम। मतलब आप ये कोशिश मत करें कि मैं पूरा एक हाथी एक बार में खा लूं। ओके। मैं कहता हूं 10 मिनट थ्योरी का मतलब है कि किसी भी काम को करने के पूरे प्रोसेस को ना देखने की बजाय उसके सिर्फ 10 मिनट को देखें। जैसे प्रोक्रास्टिनेशन, आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं पॉडकास्ट का ना पूरा पॉडकास्ट प्रिपेयर करके नहीं आता। मैं ये प्रिपेयर करता हूँ जो शुरुआत का 10 मिनट है, उसको कैसे मुझे शुरू करना है। एक बार वो शुरू हो गया तो बाकी का चीजें खुद ब खुद फ्लो में आती चली जाएंगी। ओके, राइट। तो आपका जो पहला स्टेप है, फोकस ऑन दैट फर्स्ट स्टेप ओनली। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको सुबह जल्दी उठना है जिम जाने के लिए। आप जिम के बारे में सोचो ही मत, आप सुबह जल्दी उठने के बारे में मत सोचो। आप सिर्फ ये सोचो कि मुझे बेड से सिर्फ रजाई हटानी है। ब्रेन के पास मैसेज आएगा, इतना सा तो काम है, बस इतना ही से तो काम है। जब वो करने लगो 3-4 दिन, फिर आप उसको दूसरा टास्क दो। क्या टास्क दो? कि तेरे को बेड से बस उठ के खड़ा होना है। वो कर लेगा। फिर तीसरा टास्क दो, ट्रैक सूट पहनना है खाली। तो आप 10 दिन 15 दिन सुबह उठो, ट्रैक सूट पहनो और बैठ जाओ जूते पहन के, कुछ मत करो, 1 घंटा बैठे रहो। अब बताओ ब्रेन क्या कहेगा 20 दिन बाद? अबे ट्रैक सूट पहन ही लिया तूने, तो चल ही ले यार। ओके, तो मतलब इससे नई हैबिट भी फॉर्म इसी तरह से हो सकती है। इसी तरह से हो सकती है। हैबिट फॉर्मेशन में भी यही रूल होगा। बिल्कुल, हैबिट फॉर्मेशन के अंदर भी यही रूल अप्लाई होगा। तो आप जब पूरा एक बार में सारे टास्क को देखने की कोशिश करते हो, आप उस काम को प्रोक्रास्टिनेट कर देते हो। वो टास्क बहुत डिफिकल्ट लगता है। ब्रेन को डिफिकल्टी पसंद नहीं है, ब्रेन को प्लेजर पसंद है। ब्रेन को ऊर्जा खर्च नहीं करनी। वो कहता है इसमें तो बहुत ऊर्जा लगेगी, छोड़ यार, परे मार इसको, मट्टी डाल। अच्छा, ये ना कोइंसिडेंटली आज ही हुआ है। क्या हुआ कि रात को मैं हो गया लेट, 1:30-2 बज गए, और मुझे 5:15 बजे एक रिचुअल करना होता है। हाँ। तो अब मुझे पता था मैं उठ नहीं पाऊंगा, और लगातार कुछ दिनों से चल रहा है। तो पता नहीं क्या मन में आई, मैं रात को सोते हुए जब मैंने सोना था तो मैंने ऐसे बुलाया, यार अलार्म लगाऊंगा तो सारे डिस्टर्ब होंगे, उठा मुझसे जाएगा नहीं, तो एक बार सिर्फ 5:15 से पहले 1 मिनट के लिए उठा देना। और इत्तेफाकन मेरी जब नींद खुली वो 5:14 पे खुली, और मुझे जो 5-7 मिनट लगने थे मैंने कहा यार बिना अलार्म के आप 1:30-1:15 तो सो रहे हो, मैं गहरी नींद सोता हूँ, भगवान की दया से नींद अच्छी मिली है। तो उसके बाद मैंने कहा गजब ही हुआ यार, सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इतना सा बोला था मैंने कि इतना एक बार बहुत पावरफुल है, इसके अंदर ऑटोमेटिक टाइमर है, गजब है। तो जब हम प्रोक्रास्टिनेशन की बात कर रहे थे तो इसमें एक रीजन और है हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं। अगर आप रीजंस को समझ जाएंगे तो आप उसको ओवरकम कर लेंगे। एक रीजन और है, बहुत इफेक्टिव है। जब हमें ये नहीं पता ना कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, मैं इसको बोलूंगा जैसे सेलो टेप है, तो कई बार सेलो टेप में ना वो कहाँ से पी करना है, मतलब कहाँ से उसको छुटाना है, कई बार वो नहीं मिलता नहीं है। हाँ। जैसे कि हम स्वेटर बुनते हैं ना, तो कई बार स्वेटर को उधेड़ते हैं तो एक सिरा चाहिए कि अच्छा ये सिरा है, इसको पकड़ना है, और फिर ये अनटाई हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। कई बार ना लाइफ में जब कोई भी टास्क करते हैं वो सिरा नहीं पता होता कि यार वो सिरा कहाँ है, और जब आपके पास में उस टास्क को करने का सिरा नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, आप प्रोक्रास्टिनेट कर दोगे। बात तो सही है।
तो कैसे ढूंढे? वही मैंने बताया कि डोंट फोकस ऑन दी होल टास्क। ओके, उस चंक्स में डिवाइड करो, Chunks में। स्टार्ट में 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है, भूल जाओ। कंपनी का नाम क्या होना है, पहले उस पर फोकस करो। हम्म, उसको रजिस्टर्ड करवा लो, वेबसाइट रजिस्टर्ड करवा लो, लोगो रजिस्टर्ड करवा लो, फिर दूसरा स्टेप फोकस करो। इसको मैं कहता हूं 1 ब्रेथ एट अ टाइम। एक बार में एक सांस लेनी है, सिर्फ उस पर फोकस करो, दूसरी सांस खुद ब खुद हो जाएगी। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं आपके पास आया, मेरी गाड़ी के अंदर हेडलाइट है। अब मैं रात को अगर आता तो मेरी कार की हेडलाइट क्या पूरे आपके घर तक के रास्ते का पूरा रोशनी देती क्या? नहीं, कि कुछ मीटर तक देती है। आप कुछ मीटर चलते हो, वो कुछ मीटर और आगे दिखाती है, फिर आप आगे जाते हो, आगे का रास्ता दिखता रहता है। तो ऐसे ही पूरी मंजिल कंप्लीट होती है। प्रॉब्लम यह है कि हम पूरा 1000 करोड़ का इमेज कैलकुलेशन लेकर बैठ जाते हैं, वो नहीं हो सकता। आपको सिर्फ शुरुआत करनी है कि कैसे मैं अभी क्या कर सकता हूं, बस वो सोचिए। और माइक्रो गोल बनाइए, न्यूक्लियर गोल बनाइए, छोटे से छोटा गोल बनाइए, और ऐसा गोल बनाइए जो बहुत आसान हो। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अपने जीवन का पहला गोल पता है क्या लिया था? पेन खरीदना है। पेन खरीदना, पेन खरीदने का पहला गोल था मेरे जीवन का। आप हंसोगे, डायरी खरीदने का मेरा गोल था। मैं शायद 2010 की बात कर रहा हूँ। पेन पार्कर का पेन खरीदना वॉज माई ड्रीम। ऐसा नहीं था मैं खरीद नहीं सकता था, मैं खरीद सकता था, बट जब मेरी पहली आमदनी मैंने अपने जीवन की कमाई 2011 में 10 में, तो मैं अपने पैसे का पार्कर पेन खरीद के लाया। सपना बड़ा नहीं था, लेकिन उस छोटे सपने को पूरा करने से मेरी आइडेंटिटी के अंदर चेंज आया, दैट यू आर अ विनर। मेरे अंदर प्रोकास्टिनेटर की आइडेंटिटी नहीं बनी, मेरे अंदर मेरी जो आइडेंटिटी बनी कि तूने ये कर लिया ना, तो 500 रुपए का भी गोल कर सकता है। फिर 500 का कर लिया तो फिर बिलीफ बना कि 1000 का भी कर सकता है, 1000 का कर लिया तो बिलीफ बना कि 5000 का भी कर सकता है। तो आप जब अपने आप को बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टारगेट्स ले लेते हैं, बहुत डिफिकल्ट टारगेट ले लेते हैं, और वो पूरे नहीं होते, आपकी आइडेंटिटी उससे इंपैक्ट होती है, और वो आगे हर चीज पर इंपैक्ट करेगी। तो माइक्रो गोल बनाइए, छोटे गोल बनाइए, इजी गोल बनाइए, जिसको आप पूरा कर सकते हैं। आइडेंटिटी चेंज होगी, फिर आप बड़ा जो चाहेंगे वो बना लेंगे, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी नहीं पड़ा है ना, कि तूने पहले भी तो बनाए हैं बहुत सारे। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ जो हम क्योंकि हमारे अब आसपास सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, उसका इम्पैक्ट बहुत है, जाने अनजाने दोनों में है। तो कई बार जब हम बोलते हैं बड़े सपने देखो, एक्चुअली में शायद हमने इसको डीप में समझा नहीं। तो बड़े सपने तब होंगे जब हम छोटे छोटे सपनों को अचीव कर लेंगे। तो अचीवमेंट से वो बड़ा सपना देखा जाएगा। बड़ा सपना डायरेक्ट देखेंगे तो अगेन वो ड्रीमर और डूअर के बीच में जो क्रिटिक है वो हमें अलाउ नहीं करेगा। अब डॉट टू डॉट कनेक्ट कर रहा है, गॉट इट। अच्छा, आप खुद ना क्योंकि बहुत सारे वर्कशॉप्स लेते हैं, आपको क्या लगता है एज अ कोच, ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो हर व्यक्ति कॉमन मिस्टेक कर रहा है? ऐसी कोई भी 3 मिस्टेक जिसको लगता है कि अगर ये 3 वो दूर कर ले तो कम से कम उसकी लाइफ अपस्केल या अपलिफ्टेड हो जाएगी। तो आपने कभी नोट किया इसको? हालांकि मैं बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं मिलता कि मैं इतना ऑब्जर्व करूं, लेकिन हाँ, अगर मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करूं तो उसमें से एक कॉमन मिस्टेक है जो हम सभी लोग कर रहे हैं, जो मुझे ऐसा लगता है, वी आर नॉट लिविंग आवर लाइफ कॉन्शियसली। ओके, मुझे लगता है वी आर ऑल लिविंग आवर लाइफ विद अ डेड माइंड। मतलब आई डोंट नो कि ये सही वर्ड होगा डेड माइंड यूज करना कि नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ब्रेन अब हमको कंट्रोल कर रहा है, हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं। फ्लो में चल रहे हैं, फ्लो में चल रहे हैं, कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगा कोई रहे। कॉन्शियस एफर्ट नहीं है। इवन हमारी ईटिंग भी कॉन्शियस नहीं है। टोटली एग्री। हम जो खा रहे हैं ना, वो हम अपने टेस्ट बर्ड के इन्फ्लुएंस में खा रहे हैं कि उसको क्या चाहिए, ना कि इसलिए खा रहे हैं कि हमारे शरीर को क्या चाहिए। आज क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को ये टॉपिक को एड्रेस करना पड़ा कि देश में ओबेसिटी एकदम पीक पर बढ़ती जा रही है, हमारे देश में क्यों हार्ट डिजीज पीक पर जा रही है, क्यों हमारा देश इंडिया डायबिटीज कैपिटल बन रहा है। 2024 में जिस बीमारी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज्यादा क्लेम लिए गए हैं, डेट इज कैंसर। बहुत सीरियस इशू है, मतलब ये बहुत सीरियस इशू है। पहले कैंसर सिर्फ सेलिब्रिटीज तक देखने को मिलता था, आज कैंसर हमारे नोन के लोगों को देखने को मिल रहा है। और जिनकी लाइफस्टाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब जो खाते नहीं पीते नहीं, जो एक मिथ बना हुआ, मैं मिथ नहीं कहूंगा, सॉरी, लेकिन जिससे चांसेस ज्यादा होते थे। चांसेस
तो पहला तो जो मुझे लगता है डेट इज दी कॉन्शियस लिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली जीना शुरू करिए। दूसरा जो मिस्टेक ज्यादातर लोग कर रहे हैं, जो मुझे लगता है दुनिया की सबसे, हर पॉडकास्ट में शायद मैं बोलता हूँ, ये दुनिया की सबसे कीमती चीज अगर कोई है जो आपके पास यूनिवर्स ने आपको दी है, वो है आपकी अटेंशन। ओके। और आपकी अटेंशन बहुत ही वीक है। मतलब अटेंशन का मतलब क्या है? अटेंशन का मतलब है आज की तारीख में आप अपनी अटेंशन को कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, समवन एल्स इज कंट्रोलिंग योर अटेंशन। सोशल मीडिया इज कंट्रोलिंग योर अटेंशन, नेगेटिविटी इज कंट्रोलिंग योर अटेंशन, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज इज कंट्रोलिंग योर अटेंशन, IPL इज कंट्रोलिंग योर अटेंशन। आज देखिए एवरीबडी लाइक इन IPL चल रहा है, वो गोलगप्पे बना रहा है और इधर IPL चल रहा है। मतलब किसी और को खेलते हुए कितना मजा आ रहा है, हम उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं, वो उधर IPL लगा हुआ है देखने में। ठीक है, आपको हो सकता है कि आप एज अ स्ट्रेस बस्टर के तौर पर उसको यूज कर रहे हैं या देख रहे हैं, बट आपको समझना पड़ेगा आप जो फीड करेंगे व्हाट इनसाइड यू दैट इज आउटसाइड यू। तो जो आपकी अटेंशन, मेरा ऐसा मानना है, आपका ब्रेन का सारे रिसोर्सेज, आपका ब्रेन आपके पूरे सारे रिसोर्सेज, आपकी अटेंशन, आपकी एनर्जी, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी हर एक चीज उस जगह पर केंद्रित कर देगा जिस जगह पर आप अटेंशन लगाओगे। ठीक है। तो आपकी लाइफ आपके अटेंशन के अराउंड में क्रिएट हो रही है। और आप अटेंशन, इसको बहुत सरलता से समझाऊं, आप ऐसा समझिए, आप इंस्टाग्राम पे जाइए और कोई चीज सर्च कर लीजिए, या फेसबुक पे कोई चीज सर्च कर लीजिए, लाइक नाइकी के शूज सर्च कर, या सीबकथॉन सर्च कर लीजिए। ठीक है, अब आप देखना आपको उसके अराउंड में रील्स दिखनी शुरू हो जाएंगी, सारा कंटेंट। यार कितना बढ़िया चीज है, मैं तो यही ढूंढ रहा था, ये मिलने लग गया मेरे को, बढ़िया है। जैसे सोशल मीडिया की एल्गो काम कर रही है, आपकी यूनिवर्स की एल्गो भी ऐसी काम करती है। जिस चीज को आप अटेंशन देना शुरू करते हो, उसके अराउंड में रियलिटीज में चीजें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं, वो सारी चीजें ब्लर हो जाती हैं, और Blur हो उसके आपको उसका फोकस लोग आपका वहां ऐसे चला मिलने लगेंगे, रिजल्ट ऐसे मिलने लगेंगे, लोग ऐसे टकराने लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी, परिणाम ऐसे होने लगेंगे, सब कुछ। आप कहोगे यार मेरी जिंदगी में बुरा क्यों हो रहा है? भाई साहब, आपकी जिंदगी में इसलिए बुरा हो रहा है क्योंकि आप बुरे पे ही फोकस कर रहे हैं। एग्री। इसमें थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, क्योंकि आजकल मैं कुछ लोगों से मिल रहा था, अगर आपने नहीं भी सर्च किया, हाँ, सिर्फ आपने बोल दिया तो ये सुनता है। हे श्री, हे श्री, आर यू लिसनिंग मी? देखो लिखो, देखो बोलने लगी। तो ऐसे ही मेरे ख्याल जो हम बोल रहे हैं, अगर हम खाली कंज्यूम नहीं, खाली बोल भी रहे हैं या सोच भी रहे हैं, तो यूनिवर्स तो सुन ही रहा है। डेफिनेटली वो सुन रहा है, और उसी फ्रीक्वेंसीज पर आप ऑपरेट कर रहे हैं, और यूनिवर्स में, क्वांटम फील्ड में एवरीथिंग इज प्रेजेंट। बस आप उस फ्रीक्वेंसी से मैच होते हैं, वो आपको मिलना शुरू हो जाती है। आपने भी सर कई बार देखा होगा, आपको अच्छे लोग मिलते होंगे। मैंने तो ये बोला, जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ मुझे सिर्फ अच्छे लोग मिले हैं। लोग ही मिल रहे हैं। मतलब लोग बोलते हैं यूपी ऐसा होगा वैसा होगा या ऐसे, मैंने कहा मुझे तो भगवान के दया से हर वक्त एक दिन मैं अगर काउंट भी कर दूं ना, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन मुझे मेडिकल नहीं होता, नए लोग नहीं मिले और शानदार लोग नहीं मिले। सेम विद मी, हमेशा पता नहीं क्यों होता, अचानक से अच्छे लोग मिल जाएंगे, जिसको ढूंढ रहा हूँ वो मिल जाएगा, खुद कॉल कर लेगा, खुद आ जाएगा मेरे पास, और चीजें इतनी स्मूथ होती हैं लाइफ में। मतलब कई बार लगता है यार बहुत ही शानदार है। सारा खेल किसका है? सारा खेल आपकी फ्रीक्वेंसीज का। तो मतलब एक तो हमें कॉन्शियस लिविंग पे ध्यान देना चाहिए, दूसरा हमारा अटेंशन हो गया। अटेंशन, ये बहुत कठिन काम है जो दो मैं बता रहा हूँ। सच में है। इनफैक्ट 2024 में जो सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला वर्ड है वो है ब्रेन रॉट। ओके, तो ब्रेन रॉट के अंदर जब बात होती है कि आपने अपने आप को इतना ज्यादा कंज्यूम कर लिया, इतना कंटेंट। एग्जांपल के तौर पे आप ही की बात को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। मैंने अभी देखा, एक रील आ रही थी, संघर्ष ही जीवन है। हाँ। ठीक है, फिर दूसरी रील आई, संघर्ष आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, ये माइंडसेट खराब कर देगा। फिर तीसरी रील आई कि आपको चाय पीनी चाहिए। चौथी रील आई, चाय आपको खराब करती है। तो मैंने ऐसा कंटेंट मेरे ब्रेन को दे दिया जो किसी भी एक जजमेंट पे नहीं आ सकता। तो वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में था। तो उससे क्या हुआ, मेरा ब्रेन अब कंफ्यूज हो गया, इरिटेट रहने लग गया, फ्रस्ट्रेट रहने लग गया, और फिर मैं
और ऐसी कंट्रोवर्सी का भी पार्ट बन गया जिसको बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। तो उसकी वजह से मेरे पास सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई दिन खत्म ब हो दिन, गई। और वो मुझे लगता है बढ़ रही है प्रॉब्लम। हम्म। आई 100% एग्री, ये पेन पॉइंट बहुत स्ट्रांग है। मेरा तो यही मानना है कि कोई व्यक्ति अगर सिर्फ अपनी अटेंशन को कॉन्शियसली कंट्रोल कर ले तो लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता है। ये बहुत ब्यूटीफुल इंसाइट है। इस पे क्या आप कुछ, क्योंकि आप कोच हैं तो मैं तो चाहूंगा जितने ज्यादा हम खींच सके, हाँ, कोई अगर आप टेक्निक बता सकें जो जिससे हमारे डे टू डे लाइफ में हम कर सकें। देखिए आपको अटेंशन को अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए या अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपने न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ओके। इसकी बहुत सिंपल सी टेक्निक है, मैं आपको बोलता हूँ आप ये करके ट्राई करिएगा, शायद आपको बेनिफिट मिले। एवरी डे आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पहले कभी कॉन्शियसली किया करते थे, ओके। लेकिन अब ना आप उसको सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिक करते हैं। जैसे कि खाना खाना, ब्रश करना, नहाना, पूजा करना। अब पहले पता है पूजा कैसी होती थी? पहले आप हनुमान चालीसा सीखते थे कैसे बोलनी है, पढ़ते थे, ठीक है। अब क्या है, बैठे जय भगवान जी चलो। अब तो ऐसे इशारा भी चल रहा होता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, शासन बस चलाई, ऐसे सीखे चलो, ठीक है। तो पहले आप शायद नहाते वक्त नहाते थे, अब क्या करते हो, शावर खोला, चलो। पहले खाना आप खाते थे, अब क्या करते हो, टीवी चलाया, फोन चलाया, इधर कॉल लगा हुआ है, चलो। तो अब क्या है, आपको अगर अपनी मेंटल मसल्स को स्ट्रांग करना है, सिंपल सा काम करिए, कोई भी 5 काम जो अब आप ऑटोमेटिक मोड में करने लग गए हैं उसको बस कॉन्शियसली करिए। मतलब अब अगर नहा रहे हैं ना तो प्लीज एक बार ढंग से नहाइए, सिर्फ नहाइए, मतलब सिर्फ नहाइए, नहाने का आनंद लीजिए। पहले नहाते वक्त गाना गाया करते थे, अब वो बंद हो गया मुझे लगता है। अगर खाना खा रहे हैं ना तो एक बार, प्लीज एक बार बस खाने के निवाले को आंख बंद करके इमेजिन कर कर खाइए और शुक्रिया अदा करिए हर उस रिसोर्स का जो उस खाने को लाने के लिए आप तक लगे हैं, उस किसान का, उस माँ का, उस तेल का, हर एक चीज का। और फिर देखिए इस ऐसा करने से आपकी अटेंशन स्पैन जो है वो बढ़ेगा, आपका अटेंशन रेसिड्यू बढ़ेगा। दूसरा आप कर सकते हैं, ये काम तो बहुत इजी है, कोई भी 5 चीजें कॉन्शियसली करिए। दूसरा काम आप कर सकते हैं कि आप फिक्स पैटर्न्स से अपनी लाइफ को मत जिए। मतलब जैसे कि आप एक ऑफिस जाते हैं, मानिए, तो एक रास्ता होगा जिससे ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, एक रास्ता होगा जिससे स्कूल जा रहे हैं। आप जहाँ रहते हैं उसके अराउंड में कुछ ऐसी जगहें होंगी जहाँ पर आप हमेशा जाते हैं, ऐसे मंदिर होंगे, ऐसे रेस्टोरेंट होंगे। मैं हमेशा, मेरे को 13-14 साल हो गए, मैं हमेशा ये काम करता हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू विजिट द न्यू प्लेसेस, I always try to explore the new food. I always try to read the new books. I always try to explore the new restaurant or try the new clothes. मतलब मैं हमेशा न्यू को एक्सप्लोर करने पर ध्यान देता हूँ। ऐसा करने से मेरा ब्रेन लर्न करता है, मेरे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी, एडाप्टिव जो न्यूरॉन्स हैं वो चेंज होते हैं, मेरे पैटर्न्स स्ट्रांग बनते हैं। उदाहरण के तौर पर आप जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते पर जाने में आपका ब्रेन कोई कॉन्शियस एनर्जी नहीं लगाएगा, क्योंकि पता है आगे से लेफ्ट आना है, राइट आना है। लेकिन आप कोई नई जगह जाते हैं ना, जैसे कि आप राजस्थान से यहाँ पर आए, कितना कॉन्शियस, बहुत एफर्ट लगता है आपका लगा होगा। हाँ, क्योंकि गूगल मैप के भरोसे सारे काम नहीं हो सकते। आपको पता नहीं लगता कि आपको ब्रिज के ऊपर जाना है कि नीचे से जाना है, तो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू बी कॉन्शियस। तो जितना कॉन्शियसली आप थिंक कर रहे हैं उतने आपकी मेंटल पैटर्न स्ट्रांग बन रहे हैं। मेंटली स्ट्रांग होंगे, अटेंशन स्ट्रांग होगा, आपकी अटेंशन कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। मुझे ना अभी तक के कन्वर्सेशन में 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग मिली है। एक ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने मेरे माइंडसेट को चेंज करना है, मेरे हैबिट को चेंज करना है, तो ये जो वॉल्ट डिज्नी आपने टेक्निक बताई वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उससे मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। कि मैं अगर जॉब में हूँ, जॉब के साथ बिजनेस करना है, तो मुझे छोटे गोल पे ध्यान देना है। मुझे अगर मैंने शिफ्ट भी कर लिया है तो मुझे छोटे गोल पे ध्यान देना है। मैं बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ
तो मुझे क्या करना है, अटेंशन को अगर मैं इंप्रूव कर लूँ तो मेरे पास बहुत सारी ऐसे चांसेस हैं कि मैं कॉन्शियस एफर्ट लगाकर लॉजिकली डिसीजन लूँ, या फिर मैं अपने बाकी चीज़ों पे काम करके उस क्वांटम फिजिक्स का यूज़ करके, ये बहुत सारी कुछ इंटरेस्टिंग टेक्निक्स हैं जो ऑडियंस अगर आप भी यूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ अपलिफ्टेड होगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं इनके साथ बैठा हूँ तो मुझे वो ऑरा भी महसूस होता है। मेरा काम सारा दिन यही है तो मैं उस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ। इस पे ना थोड़ा सा लास्ट हम डिस्कशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि माइंडसेट आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे इम्पैक्ट डालता है। मुझे लगता है शायद, वैसे तो टॉपिक अलग है, इस पर हम अलग पूरा पॉडकास्ट करेंगे, फिर भी एक लास्ट में मैं इस क्वेश्चन को लेना चाहूँगा। जब हम डॉग की बात करते हैं, जब हम टॉर्टोइस की बात करते हैं या किसी भी स्पीशीज की बात करते हैं, तो बोलते हैं कि इनका लाइफ स्पैन इतने से इतना है। वो हम ये नहीं बोलते कि वो 20 से 60 साल होगा, हम ये तो 14 से 16 साल हैं, 16 से 20 है, 20 से 22 है। लेकिन जब ह्यूमंस की बात होती है, इतना बड़ा डाइवर्सिफाइड कि हमारा माइंडसेट कितना इम्पैक्ट डालता है कि कहाँ पर एवरेज लाइफ 60 साल की है, कहाँ पर 100 साल की है, कहाँ पर 90 साल की है। और सेम घर के अंदर कोई व्यक्ति 60 साल जी रहा है और सेम ही डीएनए, सेम ही घर के अंदर कोई व्यक्ति 85 ईयर्स जी रहा है। इतना बड़ा डाइवर्सिफिकेशन, क्या लगता है आपको? हमारा, इसको हम बोलेंगे, मतलब जब हम बात करते हैं लाइफ स्पैन की तो एक टर्म आती है लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी के अंदर दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। पहला है आपका लाइफ स्पैन, आप कितने साल जीते हैं, और दूसरा है आपका हेल्थ स्पैन, कि आप जितने भी साल जीते हैं वो मेडिसिन फ्री या हेल्दी लाइफ कितने साल जीते हैं। हमारा जो बॉडी है ना, उसका सिर्फ एक ही काम है, 24/7 सिर्फ वो एक ही काम करता है, वो है हील करने का, आपको ठीक करने का। हमारे शरीर में हर एक ऑर्गन, हर एक हिस्सा सेल्फ हीलिंग टेंडेंसी के साथ आता है। सिवाय एक के, वो है हमारा टीथ। अच्छा, दांत। सबसे ज्यादा अपने शरीर में अगर आपको ध्यान रखने की जरूरत है किसी पार्ट की, वो है अपने दांत। अच्छा, मतलब अगर आपके बच्चे हैं तो प्लीज इस पर शुरुआत से ही ध्यान दीजिए। मेरे तो पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, उतना नॉलेज नहीं थी, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं तो अपने टीथ पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये खराब हो गया तो इसके साथ दो ही चीजें करता है डॉक्टर, डेंटिस्ट दो ही काम करेगा इसके साथ, या तो इसको उखाड़ के बाहर फेंक देगा या आरसीटी करेगा। आरसीटी रूट कनाल ट्रीटमेंट, जहां पर आपकी जो वेन्स है, नस है, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो सेंसेशन खत्म। टीथ के अंदर कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं, कोई सेंसेशन नहीं है, तो वो बस है, कुछ दिन बाद वो भी वीक हो जाएगा और टूट जाएगा। इस बात से एक चीज हमें यहां समझ में आती है कि दुनिया की कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो आपके दांत को ठीक कर दिया जा सकता। पॉइंट तो है भैया, अगर आपके दांत में कीड़ा लगा है, कोई दवाई ऐसी होती, मतलब कंपनी का नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा, ये इतनी सारी जो ब्रांडिंग होती है, ठीक है, दांतों को लेकर बिकते हैं मार्केट में, हजारों करोड़ का मार्केट है, दे आर मेकिंग द फूल। कोई भी दवाई ठीक ही नहीं कर सकती दांत को। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उसको खुद से ठीक नहीं कर सकती। सबसे पावरफुल मेडिसिन इस दुनिया की आपका शरीर ही है, और कोई नहीं है। सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग। जिस दिन आपके शरीर ने हीलिंग बंद कर दी, डॉक्टर बताया क्या कहते हैं? अब इनको दवाई की नहीं, अब इनको दुआओं की जरूरत। अब तो वो डॉक्टर भी नहीं बचे। अब तो वो डॉक्टर भी नहीं बचे। तो क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की हीलिंग टेंडेंसी जब खत्म हो गई तो दवाइयों की भी पावर खत्म हो गई। तो हालांकि ये बहुत डीप टॉपिक है, कभी मौका लगेगा तो हम इसमें जाएंगे, लेकिन अभी का जो सवाल था, आई थिंक सवाल हमारा था जो एज की हम बात कर रहे थे, माइंडसेट का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है और का कितना इम्पैक्ट है। तो बिल्कुल इसका इम्पैक्ट है। मैं माइंड कैसे आपकी बॉडी के अंदर डिजीज बना रहा है, मैं इसकी भी इंसाइट आपको दे सकता हूँ कि हाउ योर माइंड इज क्रिएटिंग डिजीज। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम उदाहरण से इस बात को समझते हैं। अभी हम यहाँ पर एक पॉडकास्ट में बैठे हैं, एसी चल रहा है, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, एंड दैट पॉजिटिव एनवायरनमेंट इज इम्पैक्टिंग आवर साइकोलॉजी। अगर यही पॉडकास्ट हम एक ऐसी जगह बैठकर करें जहाँ पर एक गंदी सी स्मेल आ रही है, टेम्परेचर बिल्कुल भी फाइन नहीं है, तो क्या वो क्रिएटिव थॉट्स आएंगे जो क्रिएटिव थॉट यहाँ पर आ रहे हैं? नहीं। तो आर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट आर साइकोलॉजी। ये बात क्लियर है। हमारे बॉडी का भी जो एनवायरनमेंट, अब सवाल ये है, हमारे
बॉडी का एनवायरनमेंट हमारी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट कर रहा है। हम्म, लेकिन अगर हम अपने शरीर की बात करें, हमारे बॉडी के अंदर 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, ठीक है, और ये 60 ट्रिलियन सेल्स का काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना। ओके, वन सेल प्रोड्यूस 1.4 वोल्ट ऑफ एनर्जी, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। एंड हाउ दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोड्यूसिंग एनर्जी? हमारे ब्लड का काम क्या है? हमारे ब्लड हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ब्लड का एक ही काम है कि मिनरल्स को, न्यूट्रिशंस को, विटामिन्स को और ऑक्सीजन को हर आपके बॉडी के सेल्स तक लेकर जाना। तो ब्लड क्या है? ब्लड है एक ट्रांसपोर्ट का जरिया जो सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। भाई एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? आग अगर जलती है तो ऑक्सीजन प्लेज अ, आग बुझाने में क्या करते हैं? कई बार कंबल ढक देते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म, आग बुझ गई। आग बुझ गई। तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसका काम क्या है? आपके प्रॉपर ब्लड को फ्लो देना, फ्लो। ब्लड हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना ओके, और सेल्स तक लेकर जाना। ठीक है, लेकिन ये जो ब्लड है और ये जो सेल्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। मतलब Okay. आपका ब्लड आपके सेल से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। तो ये जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशंस हैं, जो इस सेल्स को चाहिए ऊर्जा जलाने के लिए, ठीक है, ये डायरेक्टली नहीं देता इसको। सेल्स और ब्लड के बीच में एक पतली सी लिक्विड की लेयर होती है, इस लेयर को कहते हैं लिम्फ, LYMPH। ओके, ये जितना भी खून आपके शरीर में है उससे 4 टाइम्स क्वांटिटी के अंदर होता है। ओके, तो ये ब्लड इस लिम्फ के अंदर क्या डाल देगा? ऑक्सीजन डाल देगा, न्यूट्रिशन डाल देगा, विटामिन डाल देगा। सेल्स जो होंगे इस लिम्फ से उस न्यूट्रिशन को, उस ऑक्सीजन को और उस विटामिन को लेंगे, डायरेक्टली नहीं लेंगे। जितने भी डेड टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान में जनरेट हो रहे हैं, या जो सेल्स आपके डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये सेल्स लिम्फ के अंदर डाल दिए जाते हैं। तो जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, वो ब्लड में नहीं होता है, वो लिम्फ में होता है। ओके, अब लिम्फ का जो एनवायरनमेंट है, अगर ये टॉक्सिक है, लिम्फ का एनवायरनमेंट आपके थॉट, अच्छा, when your thought is negative, your lymph is toxic, and when your lymph is toxic, your WBC is toxic, your cells is toxic, your energy is toxic, your whole body is toxic. इसलिए शब्दों का, विचारों का आपके शरीर पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं साइंटिफिकली आपको बता रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति नेगेटिव रहता है, ट्रॉमास में रहता है, नेगेटिव थॉट में रहता है, ब्लेमिंग कंप्लेनिंग मोड में रहता है, वो ज्यादा बीमार होता है। इम्यूनिटी उसकी वीक होती है, इम्यूनिटी उसकी सरप्रेस्ड होती है, उसको नींद नहीं आती है। ये सब क्यों उसको देखने को मिल रहा है? क्योंकि उसका लिम्फ टॉक्सिक है। ओके, और कैसे ठीक करें इसको? लिम्फ को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है सिर्फ ऑक्सीजन। द मोर यू ब्रीथ, द मोर योर लिम्फ विल प्यूरिफाई। तो हमारी जो ब्रीदिंग है वो बहुत शैलो ब्रीदिंग है, गले तक है। हाँ, agreed. नाभि से ब्रीथ करिए, नाभि से ब्रीथ करेंगे, लिम्फ प्यूरिफाई होगा, लिम्फ प्यूरिफाई होगा, आप हेल्दी रहेंगे, कम बीमार पड़ेंगे। Wonderful. कोई दवाई नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रेट, मजा आया, बहुत ही शानदार। एनीथिंग एल्स? मतलब तो एक तो मैंने ये बताया, दूसरा है हमारा जो ब्रेन है। आप अक्सर देखते होंगे कि जब भी ब्रेन अपने आप को, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप गुस्सा करते हैं, कोई बात हुई, कोई कहा सुनी होगी, आपको गुस्सा आया, तो जितनी बार जब आप गुस्सा करते हैं ना, आपका ब्रेन, आप जानते होंगे, F3 मोड एक्टिव कर देता है, फाइट फ्लाइट फ्रीज। तो जब आप गुस्सा करते हैं तो ब्रेन का पहला काम होता है आपकी एनर्जी को शट डाउन करना और आपके हाथों और पैरों में फेंकना। अभी अमेरिका के अंदर एक किसान ट्रैक्टर से खेत जोत रहा था, उसका ट्रैक्टर पलट गया, 1400 किलो का ट्रैक्टर था जो पलट गया, उसके ऊपर गिर गया। उसकी 2 छोटी बेटियां थी, उन दोनों बेटी ने, छोटी सी दोनों बेटियां, उन दोनों बेटी ने 1400 किलो का ट्रैक्टर उठा दिया और अपने पापा को बाहर निकाल दिया। ये मैं रियल आपको एग्जांपल बता रहा हूं। उन दोनों लड़की से दोबारा बुलाया गया उनको और दोबारा सेम काम करने के लिए बोला गया, नहीं हो पाया होगा, उनसे नहीं हुआ। हाउ इमोशंस वर्क्स। मतलब आप बॉर्डर मूवी में देखिए, सनी देओल उठा दे रहा है,
सरप्राइजिंग है, न- मतलब कैसे ब्रेन काम करता है। नल उखाड़ देता है वो। हाँ, ऐसे उखाड़ सकता है क्या कोई नल? लेकिन जब अपने पर आ जाती है तो आप कर जाते हैं ना। क्यों? कावर लेने जब हम जाते हैं, हम्म, कितने किलोमीटर पैदल चल रहा है जल लेकर, चल लगे। कहाँ से आ रही है वो ताकत? ब्रेन कैसे काम करता है, बहुत खूबसूरत चीज है, इसको समझना पड़ेगा। कि जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां कोई एंगर है, मानो आपने गुस्सा करा, हम्म, तो ब्रेन का एक ही काम है कि गुस्सा करा, आपको ताकत चाहिए, वो सारे शरीर में जितनी भी एनर्जी है सब सिस्टम को शट डाउन करेगा और कहेगा इसको हाथों और पैरों में एनर्जी दो। तो क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आप ऐसा कहते हैं कि यार मेरा ना दिमाग काम नहीं कर रहा, प्लीज बात मत कर भाई अभी? होता है, बहुत बार होता है। ये तो मतलब ये तो रूटीन में मुझे लगता है आजकल बोलने लग गए हैं। यार दिमाग काम नहीं कर रहा, प्लीज यार थोड़ी देर बाद बात थोड़ी देर करें। के लिए शांति देते, बस एक बार, बस चले जाओ। आप ऐसा ही बोलते होंगे, यार ये गुस्से में फैसला ले लिया था, हम्म, गलती हो गई। हम्म, अक्सर आप गुस्से में लिए हुए फैसले गलत लेते हैं। रीजन बिहाइंड दैट, when you are in anger, when you are in danger situation, when you are in fear, your brain shut down your PFC. PFC मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ओके, इंटेलेक्ट शट डाउन हो जाता है आपका। ये इंटेलेक्ट जो है, लॉजिक ब्रेन वो बंद हो जाता है। कहता है बाद में लगाएंगे दिमाग, पहले हाथ और पैरों में ताकत फेंको। एग्रीड, इसलिए आपका बिल्कुल। दिमाग सही है। दूसरा काम करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को शट डाउन कर देगा, बोले खाना बाद में पचाएंगे भाई। तो जितने लोग गुस्सा करते हैं उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी, हार्ट इश्यूज होने लग जाएंगे, डायबिटीज होने लग जाएगा। एक्स्ट्रा जितनी बार गुस्सा करोगे आपके ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर पंप होगी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, गुस्से में ताकत चाहिए। वो कहता है जी ज्यादा ताकत के लिए ग्लूकोज फेंको, डालो सारा जो एक्स्ट्रा उन्होंने स्टोर करके रखा है। अब वो गुस्सा कहाँ आ रहा है आपको? एसी के अंदर चेयर पर बैठकर। बंद तो करी नहीं ना आपने शुगर, इसलिए आपको डायबिटीज हो रही है। तो जितने भी लोग गुस्सा करते हैं ना, उनको भेजो ये चीज कि भाई ज्यादा गुस्सा करोगे बाईपास सर्जरी हो जाएगी, दिल खुल जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी आपको। पॉइंट तो है। तो ये साइंटिफिकली चीजें हैं जो ब्रेन आपको बीमारियां क्रिएट कर रहा है। इसी वजह से एज कम हो जाती है फिर। एज कम हो जाती है, जल्दी बीमारियां लग रही हैं इसलिए वेरी करता है कि कौन सा ह्यूमन कैसे सोच रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। इसलिए उनकी लाइफ इतना बड़ा हमारा डिफरेंस इसलिए। इसलिए डिफरेंस है। वंडरफुल, ग्रेट। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि लॉन्जेविटी पे और बात होनी चाहिए और आपको लगता है 100 साल जीना है, हेल्दी जीना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि लॉन्जेविटी पे डॉक्टर साहब को दोबारा बुलाया जाए, डॉक्टर हिमांशु जी को दोबारा बुलाया जाए। तो हम उनको दोबारा बुलाएंगे, डिस्कशन करेंगे, आपके लिए ऐसी ऐसी टेक्निक, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे जिससे आप 100 साल हेल्दी, यहाँ ध्यान रखिए, हेल्दी जी सकें। थैंक यू डॉक्टर हिमांशु जी, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स मिला। अगर आपको भी इस तरह के इंसाइट्स लेने हैं तो वो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं उनके यूट्यूब चैनल पर, उनके इंस्टाग्राम चैनल पर आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे इंसाइट्स वो वहाँ पर देते हैं, मिल सकते हैं अपने वहाँ पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।